प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 11वीं क्लास के फिजिक्स में बच्चों हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी सेकंड वाले पार्ट में बच्चों आपका याद होगा, आपके हमारा खंड ख्या चल रहा था उसमें। और खंड ख्या में बच्चों आपका जो हम करवा रहे हैं आपको, वो पहली यूनिट करवा रहे हैं। और ये जो पहली यूनिट आपकी है स्थूल द्रव्य के गुण, ठीक है, इसके अंदर बच्चों आपके 3 चैप्टर जाते हैं और ये यूनिट आपके बच्चों एग्जाम में 10 नंबर की आती है। ठीक है, इस यूनिट के अंदर बच्चों आपको बताया गया था कि जो पहला चैप्टर आपका ठोसों के यांत्रिक गुण है, इसको बच्चों हम करवा चुके हैं, ये 3 नंबर का था आपका। और ये आपका तरलों के यांत्रिक गुण, ये आपका बच्चों 4 नंबर के अराउंड आपका आता है। और द्रव्य के तापीय गुण बच्चों, ये चैप्टर आपका आज चलने वाला है, ये 3 नंबर का आपका आता है। तो टोटल बच्चों अगर देखा जाता है यहाँ से, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके 10 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको इन चैप्टरों को बच्चों करना होगा। अगर आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 100% बच्चों एग्जाम में 10 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, द्रव्य के तापीय गुण। आइए बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का आपका चैप्टर नंबर 10 रहेगा बच्चों हमारा ये। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों आपका जो सेकंड पार्ट है, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपकी ये, उसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 3 होगा। और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर नंबर बच्चों आपका जाएगा ये 10 जाएगा। ठीक है, द्रव्य के तापीय गुण, यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम ताप से रिलेटेड अध्ययन करेंगे कि हम यहाँ पे द्रव के बारे में जो ताप उसमें प्रसार होगा वो किस तरीके से होगा। जब हम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या उसमें फर्क पड़ेगा। तो फिलहाल बच्चों आपको जो लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, ये लेक्चर नंबर होगा बच्चों आपका 1। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए बच्चों इसमें स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि जो ऊष्मा आपकी होती है वो किस तरीके से बच्चों काम करती है, क्या वो हमको बताती है। नॉर्मली हम जानते हैं कि वस्तु को जब हम छूते हैं तो छू के बच्चों हमें चलता है पता है कि वस्तु साम्य अवस्था पे कि गर्म होगी या ठंडी होगी। हम वस्तु को छूकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका तापमान जो होगा बच्चों ज्यादा होगा दूसरी वस्तु के मुकाबले, या वो तापमान यानी कि वस्तु आपकी ठंडी होगी यानी कि तापमान उसका कम होगा। ठीक है, तो ऊर्जा जो है या ऊष्मा जो है वो केवल एक ऊर्जा का जो है आपका ये वह स्वतंत्र रूप है जो वस्तु का ठंडा अथवा गर्म होने का एहसास करवाता है या ठंडे और गर्म होने की व्याख्या कर पाता है ना। ऊष्मा एक तरीके की ये ठंडे और गर्मपन की माप है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है इसमें यहाँ पे 19वीं शताब्दी के प्रयास में प्रारंभ में वैज्ञानिक बेंजामिन टॉमसन ने प्रायोगिक आधार पर प्रमाणित किया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे निम्न प्रकार बच्चों परिभाषित किया सकता है। यानी कि ऊष्मा जो है बच्चों ऊर्जा का वह स्वरूप है जो वस्तुओं के ठंडा अथवा गर्म होने का एहसास कराता है। ठीक है, इस आधार पर ऊष्मा ताप ऊष्मा के प्रवाह वस्तुओं पर ऊष्मीय प्रभाव आदि की विवेचना बच्चों की जाती है। जैसे ताप तथा ऊष्मा के बारे में अगर बच्चों हम बात करें तो जो आपका तापमान होता है, जो टेम्परेचर होगा वो क्या है, ताप ही वह मात्रक है जिससे किसी वस्तु के बच्चों गर्माहट यानी कि गर्म वस्तु है अथवा ठंडेपन है ना, ठंडक का मापन किया जाता है। सापेक्ष में ताप का भौतिक राशि है जिससे किसी वस्तु की ऊष्मा अवस्था का सटीक ज्ञान हो पाता है। मान लो अगर आपके पास में बच्चों 2 ऑब्जेक्ट हैं, है ना, जैसे मान लो आपके पास में बच्चों ए ऑब्जेक्ट ये वाला है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास मान लो बच्चों बी है। ठीक है, और इसका तापमान मान लेते हैं कि बच्चों अगर आप मान लेते हैं कि इसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस है, इसका तापमान मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि यदि छूने पर कोई वस्तु ए दूसरी वस्तु बी की अपेक्षा अधिक गर्म लगती है, यानी कि ऑब्वियसली इसका ताप ज्यादा है तो हमको ये गर्म महसूस होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि ए का ताप बी के ताप से अधिक है। यानी कि हम यहाँ पर बच्चों कह के चलेंगे, अगर इसका ताप यहाँ पे टी ए लेके चले और यहाँ पे बच्चों उसके ताप को टी बी लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि टी ए का जो तापमान होगा बच्चों वो यानी कि पॉइंट जो आपका ऑब्जेक्ट है बी वाले से ज्यादा रहा होगा, चूंकि हमको छूने में ये बच्चों गर्म लगती है। ठीक है, ए का ताप बी के ताप से अधिक है, या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि बी का जो ताप होगा वो एक वस्तु के ताप से बच्चों कम होगा। हम ये भी तो कह सकते हैं ना, इसको बोलने का तरीका होगा, मतलब एक ही रहेगा, हमको ये दिखाना है कि इसका ताप ज्यादा है। तो हम या तो ये कहते हैं बच्चों कि ए वस्तु का जो ताप होगा बी वस्तु से ज्यादा होगा, तो यानी कि ज्यादा गर्म हो जाएगी। या दूसरा अपोजिट इसका बोल सकते हैं कि बी वस्तु का जो ताप होगा ए वस्तु के ताप के मुकाबले कम होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि द्रवो यानी कि द्रवो या तरलो जो द्रव होते हैं बच्चों आपके जो आपका तरल पदार्थ होता है, प्रवाह दाबांतर के कारण होता है, वैद्युत आवेश का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। उसी प्रकार बच्चों ऊष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण होता है, यानी कि दो अलग अलग तापमान की वस्तुओं को यदि संपर्क में रखा जाता है तो उसमें ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। ऊष्मा हमेशा ऊंचे ताप वाली वस्तु से बच्चों नीचे ताप वाली वस्तु में जाती है या प्रवाहित होती है। ठीक है,
ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु में बच्चों प्रवाहित होती है, और तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों का ताप बच्चों समान ना हो जाए। ठीक है। देखिए यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इसमें वस्तु के बच्चों आकार का कोई लेना देना नहीं होता। यदि इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कह दें कि आपके पास में बच्चों ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मान लें कि ये ऑब्जेक्ट आपके पास में ए है, उसका ताप मान लें कि बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास बच्चों बी है, ये वाला, ये आप देख पा रहे होंगे कि वजन में ज्यादा नजर आ रहा होगा। इसका ताप मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस है। जब दोनों को पास में रखा जाएगा तो ऊष्मा बच्चों इसमें से निकलेगी आपकी, क्योंकि इसका ताप ज्यादा है। इसके द्रव्यमान से इसका कोई लेना देना नहीं होता। आपको बस ये देखना है कि कौन सी वस्तु गर्म है। तो हमेशा ऊंचे ताप वाली वस्तु से ऊष्मा निकलते नीचे ताप वाली वस्तु की ओर तब तक जाएगी जब तक दोनों का बच्चों ताप बराबर ना हो जाए। ठीक है। तो उसमें आकार को कोई महत्व नहीं होता। ठीक है। यदि लोहे के दो गेंद पास पास सटाकर, यानी कि इसको इसके पास में सटाकर रख देते हैं बच्चों, ऐसा मान लेंगे कि एक गेंद आपने ये वाली रख दी यहाँ पे, है ना, दूसरी बच्चों आपने इस तरीके से रख दी है, तो इसका ताप कम होगा, इसका ताप कम ज्यादा होगा, मतलब सॉरी, इसका ताप ज्यादा होगा, इसका ताप कम होगा, तो उसमें जो जाएगी बच्चों आपकी वो यहां से निकल के इसमें जाएगी। ठीक है। रख दी जाए जिसमें छोटी गेंद का ताप अधिक है और बड़ी गेंद का ताप बच्चों कम है, तो इसमें ऊष्मा का प्रवाह छोटी गेंद से बड़ी गेंद की ओर उस समय तक बच्चों होता है जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता, जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता, अर्थात दोनों वस्तुओं का तापांतर शून्य नहीं हो जाता। तापांतर शून्य होने पर वस्तुओं में ऊष्मा का आदान प्रदान बच्चों, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का वह स्वरूप है, ऊष्मा ऊर्जा का वह स्वरूप है जो वस्तुओं अथवा वस्तुओं और उसके परिवेश में तापांतर के कारण बच्चों स्थानांतरित होती है। यानी कि ऊष्मा अगर ताप का अंतर होगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। ऊष्मा हमेशा बच्चों ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है जाती है। ठीक है। चलिए बच्चों, अगर यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं तो अब देख लेते हैं कि ऊष्मा क्या है। जैसे बच्चों हम पढ़ चुके हैं पिछले इसमें, फिलहाल अगर इसको यहाँ से इसको हटा देते हैं तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे, जो हमारा पहला टॉपिक था बच्चों। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमने पाया था कि ऊष्मा ऊर्जा का वह स्वरूप है जो वस्तुओं के शीत अथवा गर्म होने का अनुभव कराती है। तापांतर यानी कि ऊष्मा जो है बच्चों एक तरह का हमें ठंडे अथवा गर्मपन का एहसास करवाते हैं, जिसको हम छूकर बता पाते हैं कि कौन सी वस्तु गर्म है, कौन सी वस्तु ठंडी है। ठीक है। तो ऊष्मा क्या है, एक तरीके से ताप की माप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। जो वस्तुओं के शीत अथवा गर्म होने का अनुभव कराती है। ताप की अवधारणा कि परिप्रेक्षण के किन्हीं दो वस्तुओं के तापांतरों के कारण स्थानांतरित प्रवाहित होने की वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ठीक है। तो नॉर्मली बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊष्मा जो है आपकी वो ऊर्जा का ही, सॉरी, जो ऊष्मा है आपका वो ताप की एक माप है। ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि अनुगति सिद्धांत के अनुसार पर अणुओं की संरचना एवं उनके अनियमित गति के कारण अणुओं की ऊर्जा वस्तु की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा का वह अंश, आंतरिक ऊर्जा का वह अंश यानी कि पार्ट जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बच्चों स्थानांतरित हो जाता है, उसे ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है। यानी कि जो ऊष्मा यानी कि जो ताप आपका एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, जो ऊष्मा जा रही है, ठीक है, जो विकिरण के माध्यम से जाती है, उसी को बच्चों यहाँ पर ऊष्मा कहते हैं। दूसरा हम ऊष्मा को कह सकते हैं ऊष्मा शब्द तभी तक सार्थक होता है जब तक कि ऊर्जा स्थानांतरण होती है। किसी वस्तु में ऊष्मा या किसी वस्तु की ऊष्मा जैसे कथन अर्थहीन होते हैं। अतः ऊष्मा संक्रमण अधीन ऊर्जा है जो तापांतर के कारण एक वस्तु से बच्चों दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होती है। ठीक है। तो ऊष्मा जो बच्चों वो भी एक ऊर्जा का ही स्वरूप है। ठीक है। ऊर्जा का एक स्वरूप है
तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, उसी तरीके से ऊष्मा का ऐसे पद्धति में जो मात्रक होगा बच्चों वो जूल होगा, जबकि सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो कैलोरी होगा। ठीक है, ऐसे पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है कैलोरी, और एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है बच्चों किलो कैलोरी। तो आपको ये बात याद रखनी है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एमकेएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो आपको ऊष्मा का मात्रक एमकेएस पद्धति में बच्चों क्या लिखना है, किलो कैलोरी, और सीजीएस पद्धति में क्या लिखना है, कैलोरी। ऐसे पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। ठीक है, तो एक कैलोरी बराबर आपको होता है बच्चों 4.18 जूल। इसको अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए 1 डेसिमल पॉइंट पे, तो आपको इसको लिख सकते हैं बच्चों 4.2 जूल लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 किलो कैलोरी में, 1 किलो कैलोरी में बच्चों 10 के 3 से मल्टीप्लिकेशन और हो जाएगा आपका, तो 1 किलो कैलोरी में आपका आ जाएगा 4.18 इंटू 10 के बाद बच्चों 3 जूल। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बच्चों, अब आपका जो आपके सामने आता है कि ताप को मापने के लिए हमारे पास में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आप जानते हैं कौन कौन से स्केल होते हैं हमारे पास में। आप जानते हैं कि जो आप ताप को नापते हैं बच्चों, वो केल्विन में मेजर कर सकते हैं, वो सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं बच्चों, वो फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं। तो इनको मेजर करने के लिए जो हमारे पास स्केल है, मोस्टली 3 स्केल फिलहाल तो हमारे हैं। मतलब हमको पता है, वैसे तो स्केल और भी ज़्यादा है, लेकिन 3 ये मेन है जिसमें हम क्वेश्चंस को वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चंस हमारे मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। तो ताप का एक पैमाने से दूसरे पैमाने के ताप में रूपांतरण है ना, तो सेल्सियस हो गया आपका बच्चों, फ़ारेनहाइट हो गया, तथा केल्विन में बच्चों क्या संबंध आपस में बनता है उसको देखिएगा। तो पहला आपको देखना है बच्चों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है F-32/9 बराबर C/5। F-32/9 बराबर C/5। तो ये जो बच्चों आपका संबंध होगा ये होगा सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में। दूसरा बच्चों आपको संबंध याद रखना है केल्विन कैपिटल टी बराबर आपका जाएगा बच्चों C+273। C+273। तो आपको ये बच्चों 2 फॉर्मूले मेन याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपको ये 2 फॉर्मूले बच्चों याद रहते हैं तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपके इसमें से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें से बच्चों आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आपको सेल्सियस दे रखा होगा, आपसे पूछ लेगा फ़ारेनहाइट में क्या कितना इसका मान होगा, या फ़ारेनहाइट में दे रखा होगा सेल्सियस में पूछ लेगा, ये केल्विन में पूछ लेगा आपसे। तो केल्विन में अगर पूछे तो आपको सेल्सियस में 273 बच्चों जोड़ देना है, और अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा तो आपको फॉर्मूला वाला इस्तेमाल करना है F-32/9 बराबर C/5। ठीक है, तो चलिए बच्चों किस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बच्चों कि निम्न तापों को केल्विन पैमाने के ताप में परिवर्तित कीजिए। तो केल्विन बताना है आपको। तो मोस्टली आपको जो बच्चों सारे मान दे रखे हैं सेल्सियस में दे रखे हैं। तो जब बच्चों इसको करेंगे हम, तो पहले वाले पार्ट में अगर देखते हैं यहाँ पे पहले वाले पार्ट में देखते हैं तो आपका आएगा T बराबर C+273। इसमें C की वैल्यू बच्चों कितनी है, -73 प्लस 273। इसको जब जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा 200 डिग्री के, सॉरी इसमें बच्चों कैल्विन में चेंज करना था ना हमको ये, तो 200 कैल्विन आ जाएगा। कैल्विन में बच्चों के से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपके। अब देखिए दूसरा वाले को देखते हैं बच्चों यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट को। सर सेकंड वाले पार्ट में जो आपको निकालना वो T बराबर C+273 करेंगे। ठीक है, अब T बराबर देखेंगे C की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे -273 प्लस के 273, तो T बराबर कितना आ गया बच्चों 0 केल्विन। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला वाला देखेंगे बच्चों। अगले वाले में अगर देखें हम यहाँ पे तो क्या निकल कर आता है आपका, देखिए बच्चों अगले वाले में आपको निकालना हो तो तीसरे वाले पार्ट में बच्चों T बराबर C+273 करेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है C की वैल्यू कितने बच्चों 100 प्लस के 273 कर देंगे इसमें, तो कितना निकल कर आ जाएगा बच्चों आपका 373 केल्विन निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से दिए गए मान को आप सभी को केल्विन बच्चों चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन सा ताप है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। वह कौन सा ताप है ना, जो सेल्सियस तथा या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों पर समान होता है। समान बताना है आपको। तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे उसको तो मान लेंगे कि जो वह ताप होगा आपका, माना वह ताप
एक्स एक्स मान लेते हैं कि एक्स होगा, एक्स है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या था बच्चों आपका, एफ माइनस के 32/9 बराबर सी बटे 5 था। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, तो जैसे वैल्यू बच्चों पुट की जाएगी तो एफ की जगह कितना आएगा, एक्स आएगा, माइनस के 32/9 जाएगा, यहाँ पर भी बच्चों एक्स जाएगा, बटे में 5 जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए बच्चों कितना आएगा, 5x माइनस के 32 पंजे 160 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना जाएगा 9x। ठीक है, अब 9x जब जाएगा बच्चों तो देखिए क्या होगा कि 140 जो है 160 जो है इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ये एक काम कर लीजिए, 9x कर लीजिए, 5x को लिया ये इधर, यहाँ पर आपको जाएगा माइनस के 160। ठीक है, यहाँ से देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 4x बराबर आपका जाएगा 160 माइनस का, 4x बराबर देखेंगे तो माइनस 160 बटे में 40 4 जाएगा, उसको काटेंगे तो 4 चौक 16। तो इसका मतलब बच्चों हो जाएगा कि आपका -40 डिग्री सेल्सियस भी होगा और x बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा। तो यानी कि माइनस का 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पर आपका सेम स्केल लगता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखना होगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसा तापमान लिखिए जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर जो बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा -40 डिग्री। ठीक है, -40 फ़ारेनहाइट, दोनों बिल्कुल वैल्यू बच्चों आपकी सेम रहेंगी। ठीक, चलिए अब अगला सवाल में कहता है कि वह सेल्सियस ताप ज्ञात करना है, यानी कि हमको सी निकालना है। वह सेल्सियस ताप ज्ञात कीजिए जिसका आंकिक मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर सेल्सियस पैमाने का 5 गुना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर सेल्सियस पैमाने का 5 गुना है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे एफ बराबर आपका होगा सेल्सियस पैमाने का 5 गुना। इस तरीके से आपको दे रखा है, तो मान लिया हमने कि माना आपको जो दिया है वो एफ रहा 5 सी दे रखा है, तो आपको सी निकालना है। फॉर्मूला बच्चों क्या लगा के चलेंगे, एफ माइनस 32/9 बराबर सी बटे 5, एफ के लिए रखेंगे तो 5c माइनस के 32/9 बराबर सी बटे 5 जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 पंजे 25 चला जाएगा, 25c माइनस के 32 पंजे 160 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 9c हो जाएगा। ठीक है, अब जब 9c हो जाएगा तो ये उधर जाएगा प्लस ये इधर जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25c माइनस के 9c बराबर 160 हो जाएगा प्लस का, चूंकि ये इधर आएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। तो 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 16c बराबर 160 बचेगा। अब c बराबर कितना है, 160 बटे में 16 आ गया, इसको काटेंगे बच्चों 10 बार कट जाएगा, तो c बराबर आपका जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब होगा कि 10 डिग्री सेल्सियस उसका मान होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब जब बच्चों आगे चलते हैं तो यहाँ पे बॉयल का नियम आता है, तो बॉयल का नियम बच्चों क्या कहता है आपसे, पीवी इक्वल टू आपका नियतांक होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, ये गैसों के मौलिक नियमों में से एक है जिसे रॉबर्ट बॉयल ने सन 1662 में दिया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार बच्चों क्या कहता है कि नियत ताप पर, है ना, नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन v उसके परमदाब v के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो जब ध्यान देंगे यहाँ पे v प्रोपोर्शनल आपका आ जाएगा 1/p, है ना, और यहाँ पे इसको हटा के कांस्टेंट डालेंगे तो आपका जाएगा pv बराबर नियतांक आ जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि k एक नियतांक होगा जिसका मान गैस के द्रव्यमान, ताप तथा दाब और आयतन के मात्रकों पर निर्भर बच्चों करता है। ठीक है, तो ये बच्चों बॉयल का नियम है, सिंपल सा नियम है आपका, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। जब पीवी बराबर आपका नियतांक आ जाता है तो उसको बच्चों P1 V1 बराबर P2 V1 बराबर P2 V2 बच्चों लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। जैसे कह रहे हैं चार्ल्स का नियम, तो चार्ल्स का नियम बच्चों क्या कहता है, नियत दाब पर बच्चों इसमें दाब को फिक्स रखा जाता है। ठीक है, नियत दाब पर गैस के किसी निश्चित मात्रा की गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि या कमी करने पर गैस के 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन में 1/273 गुना की वृद्धि या कमी हो जाती है। ठीक है,
तो इस तरीके से बच्चों हमारा निकल के यहाँ पे आ जाता है आपका, अर्थात यदि गैस का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस करने पर गैस का आयतन बच्चों V0 से T0 मतलब V0 से परिवर्तित होकर VT हो जाता है। VT यानी कि वो ताप आपको जो कि T ताप पर कितना उसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका जाता है VT पर आपको आएगा प्रारंभ में प्लस V0 अपॉन 273, ठीक है। इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और यदि केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस के संगत क्रमशः ताप अगर देखें तो आपका आएगा बच्चों 273 प्लस T आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से सोल्व आउट करके वैल्यू निकल के आपकी आती है बच्चों V अपॉन टी बराबर नियत, है ना, या V प्रोपोर्शनल T। तो उसको बच्चों लिख लेते हैं V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, ठीक है। तो चार्ल्स का नियम है मैन, इसको आपको याद रखना है कि स्थिर दाब पर जो गैस का आयतन होता है उसके परम ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो चार्ल्स के नियम के अनुसार निश्चित मात्रा द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुकरणपाती होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपको देखना है कि स्थिर ताप पर आपका बच्चों स्थिर ताप पर या नियत ताप पर, सॉरी नियत आयतन पर, चूंकि यहाँ पे V नहीं है ना, तो नियत आयतन पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के बच्चों समानुपाती यहाँ पर होता है, ठीक है। तो उसको क्या लिख लेंगे यहाँ पे P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। इसको इस तरीके से यहाँ पे बच्चों लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चल लेते हैं आदर्श गैस समीकरण। अब आदर्श गैस समीकरण बच्चों क्या होती है नियत निश्चित मात्रा की गैस हेतु बॉयल के नियम अनुसार पीवी आपको जानते हैं कि बच्चों नियत होता है यहाँ पे, तो चार्ल्स के नियम के अनुसार V अपॉन टी नियत होता है, ठीक है। और दोनों को मिला दिया जाए तो आपका निकल के आता है V इजिकल टू नियतांक इंटू टी अपॉन वी। तो PV अपॉन टी बराबर बच्चों नियतांक आपका बन जाएगा, ठीक है। एक मोल आदर्श गैस के लिए वह मात्रा जिसका ग्राम में द्रव्यमान गैस के अणुभार के बराबर हो इसे ग्राम अणु भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी आदर्श गैस समीकरण आपकी बन जाती है कौन सी वाली, PV इजिकल टू RT, जो आप एक नियतांक कांस्टेंट लेकर चलते हैं। यहाँ पे R आपका होता है बच्चों यहाँ पे गैस नियतांक, गैस नियतांक, ठीक है। चलिए बच्चों अगला हेडिंग आपका तापीय प्रसार, यानी कि जितने भी आपकी वस्तुएं होती हैं मोस्टली उसका अगर हम ताप को बढ़ाएं तो बच्चों उसमें प्रसार होता है। तापीय प्रसार इसलिए कहा गया है कि जब भी आप किसी ठोस को गर्म करते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसका आकार बढ़ जाता है, चाहे वो लंबाई में बढ़े, चाहे वो क्षेत्रफल में वृद्धि हो, चाहे उसके आयतन में वृद्धि हो, ठीक है। तो उसके अनुसार बच्चों यहाँ पे प्रसार के अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो गर्म करने पर लगभग सभी ठोस द्रव अथवा गैस प्रसारित होते हैं, है ना। ठोस की लंबाई क्षेत्रफल या आयतन में प्रसार हो सकता है, जबकि द्रव और गैस के आयतन में परिवर्तन होता है। गर्म करने के कारण बच्चों वस्तु के आकार में परिवर्तन तापीय प्रसार कहलाता है, ठीक है। जैसे रबड़ गर्मी पाकर सिकुड़ता है, अतः उसका आयतन भी कम हो जाता है, ठीक है। और 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का आयतन भी कम होता है, ठीक है। नॉर्मली बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर ठोसों का ऊष्म प्रसार, तो सामान्य अवस्था में बच्चों हम जानते हैं कि ठोस को गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर बच्चों सिकुड़ते हैं, इसे ही ऊष्मीय तापीय प्रसार कहते हैं। समान ऊष्मा देने पर विभिन्न ठोसों में प्रसार भिन्न भिन्न होता है बच्चों, ठीक है। ठोसों का आयतन ठोसों का आयतन व स्वरूप निश्चित होता है जब किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है। जब किसी ठोस वस्तु को बच्चों गर्म किया जाता है तो उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई सभी में प्रसार होता है। आणविक सिद्धांत के अनुसार एक ठोस पदार्थ में अणु एक निश्चित रूप से बंधे होते हैं तथा वे अपनी माध्य स्थिति के परितः कंपन करते रहते हैं। जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं के कंपनों का आयाम बढ़ता है, औसत अंतराण्विक या अंतरपरमाणुवीय दूरी बढ़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप ठोसों में ऊष्म प्रसार परिलक्षित होता है, ठीक है।
तो नॉर्मली जब ठोस आपको गर्म बच्चों गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। आप कभी भी देखना किसी वायर को गर्म करके तो हमेशा वो बच्चों फैलती है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर आप किसी जिसमें उसका मोटाई बहुत थिकनेस उसकी जो है बच्चों कम है तो उसमें जो प्रसार होगा उसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है। लेकिन लाइक अगर आपके पास में कोई गोला है, जब उसका आप गर्म करेंगे तो बच्चों उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ वृद्धि होती है, जिस वजह से वहां पर आपका आयतन में प्रसार बच्चों आपको होता है। ठीक है, तो उस तरीके से बच्चों नॉर्मली आपके तीन प्रसार यहाँ पर दिखाए गए हैं, रेखीय प्रसार या क्षेत्रीय प्रसार, तीसरा आपका होगा बच्चों आयतन प्रसार। ठीक है, जैसा अगर हम बच्चों देखते हैं, पहला आपका रेखीय प्रसार, तो रेखीय प्रसार होगा कि जब किसी लंबी छड़ को गर्म किया जाता है तो उसके लंबाई में होने वाली वृद्धि, ठीक है, जो वृद्धि होती है लंबाई में जो वृद्धि होगी बच्चों उसे यहाँ पर रेखीय प्रसार कहा जाता है। ठीक है, जब किसी लंबी छड़ को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो छड़ को गर्म करने पर केवल उसकी लंबाई में उत्पन्न वृद्धि का ठोस का रेखीय प्रसार अथवा धैर्य या अनुधैर्य प्रसार बच्चों कहलाता है। ठीक है, ठोसों का जो रेखीय प्रसार होता है पदार्थ की प्रकृति, उसकी प्रारंभिक लंबाई तथा ताप वृद्धि पर बच्चों निर्भर करता है। ठीक है, आपका इसकी में जाता है कि अगला हेडिंग रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको हम दिखाते हैं बच्चों यहाँ पे अल्फा से। ठीक है, प्रयोगों द्वारा स्पष्ट हुआ है कि गर्म करने पर किसी छड़ की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल होती है और छड़ की प्रारंभिक लंबाई एल के अनुक्रमणपाती होती है, यानी कि डेल्टा एल जो प्रोपोर्शनल होगा बच्चों आपका, हम यहाँ मान के चल लेते हैं ये जो डेल्टा एल होगा आपका प्रोपोर्शनल होगा प्रारंभिक लंबाई के। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। छड़ के ताप में वृद्धि डेल्टा टी के भी बच्चों अनुक्रमणपाती होता है, दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखें बच्चों, इस समीकरण को एक मान लेते हैं, इस समीकरण को दो मान लेते हैं, दोनों को बच्चों अगर यहाँ कंबाइन करते हैं तो आपका आ जाता है यहाँ पे दोनों तथ्यों को एक साथ लेने पर आपको आ जाएगा डेल्टा एल प्रोपोर्शनल एल डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए यहाँ पे बच्चों एक अल्फा डाल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अल्फा डालेंगे तो अल्फा आपका एक नियतांक होगा जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका जो मान होता है बच्चों, इसका जो मान और छड़ के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि छड़ का पदार्थ किस तरह का। तो अल्फा से अगर बच्चे यहाँ पे देखें तो एल डेल्टा डेल्टा टी जो आपका आएगा बच्चों नीचे की तरफ आ जाएगा, तो अल्फा बराबर आपका जाता है डेल्टा एल अपॉन में कैपिटल एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या लंबाई वृद्धि, एल क्या है बच्चों यहाँ पे प्रारंभिक लंबाई, डेल्टा टी क्या है ताप में परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेखीय प्रसार गुणांक बच्चों आ जाता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप वृद्धि। अगर ताप में वृद्धि करते हैं, अगर ताप में कमी करते हैं तो बच्चों वहां पे लंबाई में वृद्धि ना आके लंबाई में कमी आएगा और यहाँ प्रारंभिक लंबाई ही रहेगा। ठीक है, अब परिभाषा बनाने के लिए अगर एल को 1 मीटर मान ले, डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस मान ले, तो जैसी वैल्यू वहां रखते हैं तो आपका बच्चों बन जाता है अल्फा बराबर डेल्टा एल। अर्थात एकांक लंबाई की छड़ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि करने के कारण उत्पन्न वृद्धि को छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक बच्चों अल्फा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसका अगर मात्रा निकालें तो लंबाई है, लंबाई का मात्रा मीटर हो जाएगा और नीचे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई का मात्रा 1 मीटर हो जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा और ताप के लिए आएगा डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस बच्चों आपको ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए इसका मात्रा जो बनता है बच्चों आपका डिग्री सेल्सियस इनवर्स बनता है, इसको बोलते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। अतः रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक बच्चों प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, सॉरी क्षेत्रीय प्रसार। तो जब किसी आयताकार पटल है ना, जब किसी आयताकार जिसमें यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों होती है बच्चों, पटल को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है, जिस कारण बच्चों उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अतः किसी ठोस पटल को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को ठोसों का क्षेत्रीय प्रसार बच्चों कहते हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि इसको दिखाते हैं बच्चों यहाँ पे बीटा से। माना किसी आयताकार पटल का क्षेत्रफल ए है और इसके ताप में डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल डेल्टा ए की वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों क्या होगा, यहां से पाया जाता है कि डेल्टा ए मतलब क्षेत्रफल वृद्धि प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और क्षेत्रफल में वृद्धि तापांतर के समानुपाती होती है। जब दोनों को बच्चों बराबर रख लिया जाता है तो इसको हटाने के लिए एक अल्फा डाला जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, जो बीटा डाला जाएगा, बीटा जो होता है आपका उसे बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसका मान केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहाँ से बीटा को निकालते हैं बच्चों तो आपका आ जाएगा बीटा बराबर डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा ए क्या है, क्षेत्रफल वृद्धि है, और ए क्या है, प्रारंभिक क्षेत्रफल है, डेल्टा टी क्या है, ताप में वृद्धि है। ठीक है, परिभाषा बनाने के लिए अगर देखें
तो ए को मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा टी बराबर क्या हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस। अर्थात किसी पदार्थ के पटल के एकांक क्षेत्रफल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में उत्पन्न वृद्धि को ही उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। और इसे बीटा से दिखाते हैं। इसका मात्रक बच्चों कितना होगा, प्रति डिग्री सेल्सियस क्यों होगा, चूंकि ऊपर एरिया है नीचे एरिया है, एरिया का मात्रा मीटर स्क्वायर, नीचे एरिया का मात्रा मीटर स्क्वायर, कट जाए, केवल ताप बचेगा, ताप है बच्चों नीचे। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपको या तो आएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या आएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अब यहां तक अगर बात क्लियर है बच्चों तो देखिए ठोसों का आयतन प्रसार, यानी कि जब किसी ठोस घनाकार है ना को गर्म करेंगे, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, चौड़ाई व मोटाई में वृद्धि हो तो जिस कारण ठोस के आयतन में बच्चों वृद्धि हो जाती है। किसी ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन वृद्धि होने वाली वृद्धि को बच्चों ठोसों का आयतन प्रसार कहते हैं, ठीक है। और आयतन प्रसार गुणांक बच्चों इसमें यहाँ पे इसको लिया जाता है गामा से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्रयोग द्वारा पाया गया है कि किसी ठोस के आयतन में उसके प्रारंभिक आयतन v तथा ताप में वृद्धि डेल्टा टी के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात किसी वस्तु का जो ताप बढ़ाते हैं आप, जो वृद्धि होती है आयतन में, प्रारंभिक और ताप में वृद्धि के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जब इसको हटाते हैं बच्चों गामा डाल देंगे, ठीक है। इस गामा को बोलते हैं कि नेतांक, जिसको बोलते हैं यहाँ पे किसी ठोस का आयतन प्रसार गुणांक होगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, आयतन प्रसार गुणांक होता है। यहाँ से गामा को निकालें तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, तो आपका आ जाता है गामा बराबर आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुना ताप में वृद्धि, ठीक है। परिभाषा बनाने के लिए v को ले लेंगे प्रारंभिक आयतन को 1 मीटर क्यूब, आयतन ताप ले लेंगे 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। तो अर्थात किसी वस्तु के एकांक आयतन के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को बच्चों क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। और उसका मात्रक बच्चों क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही करेंगे, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।